क्योंकि ये तो पिक्चर बहुत दिनों से बनती जा रही थी, है ना। तो कभी भी बाजार एक न्यूज़ से 50 बार नहीं गिरने का, एक दो बार ही गिरेगा, ये आप समझ कर चलना। ये नहीं कि भाई लगातार 50 दिन तक बाजार ही गिरा जा रहा है। कि जो ये न्यूज़ आ रही है ये क्या कह रही है ना, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना भैया, ये कहीं ना कहीं ऐसा इशारा दे रही है कि यहाँ पर जेपी पावर के है कि ट्रम्प प्रशासन जो है, भारत जो रूस के साथ अपने सेना चीज़ें कर रहा है उसके लिए वो मना कर रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अमेरिका से जो आई बड़ी खबर। मैंने आपके लिए 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि 1 अगस्त से अमेरिका द्वारा जो टैरिफ की स्थितियां पैदा हो रही हैं उसे कहीं ना कहीं हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर 1 तारीख से पहले ट्रम्प ने टैरिफ की स्थितियों को बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ भी टेंशन में आ जाएगी, और वैसा ही देखने को आपको मिला। दूसरी बात करेंगे जेपी पावर की। जेपी पावर का रिजल्ट आ गया है और जेपी पावर के ऋणदाता जिन्होंने जेपी पावर को लोन दिया है उनकी हिस्सेदारी भी है, और आईसीआई बैंक का एक समूह है, ग्रुप है बैंकों का। तो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 3800 करोड़ रुपए का वो अपना हिस्सेदारी बेच सकते हैं। तो इस नीतियों को भी आप समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेपी एसोसिएट जो आपको देखने को मिल रहा है वो दिवालिया प्रक्रिया से बिकने वाली कंपनी देखने को मिल रही है, जहाँ पर अडानी ग्रुप भी बोलियों के साथ आ रहा है, डालमिया भारत भी आ रहा है और अन्य भी आ रहे हैं। तो एक विशेष रूप से अलग नीतियाँ जो हैं जेपी पावर के ऊपर बन जाती है। इसलिए धैर्यता का हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि जो ये न्यूज़ आ रही है ये क्या कह रही है ना, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना भैया, ये कहीं ना कहीं ऐसा इशारा दे रही है कि यहाँ पर जेपी पावर के अंदर आने वाले कुछ दिनों में कुछ अच्छी संभावना हो सकती है। फिर भी न्यूज़ को हमें समझना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ जो दिख रही है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए न्यूज़ का आंकलन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि सर हिंदी हमें भी पढ़नी आती है, हम खुद पढ़ लेंगे। भैया खुद तो पढ़ लोगे, पर वो न्यूज़ को खोज कर लाना और उस स्थितियों को बताना वो कहाँ से आप सीखोगे ना। तो कुछ लोग आते हैं इस तरीके से, ये चीज़ें आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। आपको देखने को न्यूज़ में ये लगातार मिल रहा है कि अमेरिका और भारत आपस में जो व्यापार समझौता करने के लिए बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इसी दौरान कुछ अच्छी नीतियां जो हैं भारत के साथ हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं कि अमेरिका और भारत की दोस्ती है। और भारत से निर्यात करने वाली स्थितियां जो कंपनियां देख रही थी उनकी स्थितियां भी बेहतर हो सकती है। और देखने को ये मिला है कि जब एक न्यूज़ निकल कर आया कि 25% का टैरिफ जो भारत की तरफ अमेरिका की स्थितियों के साथ आ रहा है, उससे वो कंपनियां भी गिरती हुई देखने को मिल गई, बाजार ही देखने को मिलती है जिनका वास्ता अमेरिका से है ही नहीं। कुछ पेनी स्टॉक या कुछ बड़ी कंपनियां जो अमेरिका की तरफ निर्यात भी नहीं करती। तो ये क्या था? ये व्यापार समझौता था, और व्यापार समझौते का मतलब है कि जो यहाँ की कंपनियां कुछ बाहर जो अमेरिका में बेचते हैं उसके ऊपर 25% शुल्क लगेगा वहाँ के आयात के हिसाब। पर अगर ये इतनी गंभीर न्यूज़ है तो फिर सारी चीज़ों में क्यों इतनी गिरावट आई जो जिसका वास्ता चीज़ों से भी नहीं है? तो बड़ा ही अलग तरीके से आपको बाजार को समझना पड़ेगा, और ये मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले की, आप न्यूज़ देख लेना। चलो ये तो बात वो हो गई। फिर बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ आई, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहाँ पर 19 से 20% उनका टैरिफ लगा दिया गया है, और भारत बात कर रहा है कि भारत का इससे भी कम लग सकता है। तो यहाँ से और उत्साही चीज़ आ गई। और मैंने आपको कहा था, मैंने कहा 1 अगस्त तक आपको वेट करना है, क्योंकि वहाँ पर ही बताया जाएगा कितना टैरिफ कितनी स्थितियों के साथ लग रहा है। और वही आपको आज देखने को मिला कि 25% की स्थितियाँ बाजार को तोड़कर चली गई आज। तो अब ये नहीं कि इससे बहुत स्थितियाँ ख़राब हो जाएंगी, ये तो भैया एक बार हो गया है कि नहीं कि सारे शेयर ही जीरो हो जाएंगे जी। व्यापार तो कभी ना कभी होगा, और यहाँ की जो कंपनियाँ हैं जो निर्यात करती हैं उनके साथ भी सरकार अब तालमेल बिठाएगी, बैठक करेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें करेगी, और जो इसके हितकारी हैं उनसे बातचीत करेगी ना। तो उसका आपको अब वेट करना पड़ेगा। अब जो चीज़ हो गई वो तो हो गई है। अमेरिका वैसे ही भारत से नाराज़ है, क्योंकि अमेरिका जो है भारत को कह रहा है कि भैया जो हम रूस से, यानी कि जो रूस से भारत हथियार लेता है वो लेना बंद कर दे। कुछ ऐसी मंशा उसकी है। तो वो स्थिति को भी आपको समझेंगे। पहले समझते हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने
भारत के ऊपर क्या कहा कि जो यहाँ से हथियार जो है रूस से लेते हैं भारत, उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, उस स्थिति को समझे। भारत हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदा है तथा चीन के साथ रूस के ईंधन के सबसे बड़े खरीदार है। यानी चीन के साथ भारत भी रूस से बड़ा ईंधन खरीदता है, जबकि हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं बंद करें। ये सब कुछ ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका। देखो सर, अब इस नीतियों से क्या सेंस है, क्या क्या देखने को मिल रहा है कि अगर भारत रूस से ईंधन ले रहा है या वहाँ से सैन्य उपकरण ले रहा है और हर कोई चाहता है कि भैया ये युद्ध बंद होए, तो ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये तो मुझे स्थिति कुछ समझ में नहीं आई इस स्थिति के साथ। लेकिन आगे अगर हम इस स्थिति को समझें तो देखने को मिल रहा है कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर रूस 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है तो वह रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% तक का सेकेंडरी शुल्क लगाएंगे। यानी कि जैसे भारत भी भैया अगर रूस से व्यापार करता तो ये चीज़ें समझ के चलनी पड़ेगी। सोमवार को ट्रंप ने इसकी समय सीमा 50 दिन से घटाकर 10 से 12 दिन कर दी थी। अमेरिका संसद में प्रस्तावित विधेयक रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 में रूस से ईंधन उत्पादों की खरीद जारी रखने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर 500% तक का शुल्क लगाने का प्रावधान है। ट्रंप प्रशासन भारत पर रूस के साथ अपने रक्षा संबंध समाप्त करने का भी दबाव डाल रहा है। सारी नीतियाँ ये हैं कि ट्रंप प्रशासन जो है भारत जो रूस के साथ अपने सेना चीज़ें कर रहा है उसके लिए वो मना कर रहा है। तो यही स्थिति आपको देखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ये मामले लंबे चल सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस में तो युद्ध हो ही रहा है और भारत वहाँ से रूस से सेना उपकरण खरीदता ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक स्थितियाँ हैं, इसे आपको समझना चलेगा कि कहीं ना कहीं अब स्थितियाँ जो 25% की चीज़ों के साथ देखने को मिल रही है, ये अब थोड़ा सा आपको समझने वाली स्थितियाँ समझनी चाहिए कि भैया अब इसमें होगा ही क्या अब, क्योंकि ये तो पिक्चर बहुत दिनों से बनती जा रही थी, है ना। तो कभी भी बाजार एक न्यूज़ से 50 बार नहीं गिरने का, 1-2 बार ही गिरेगा, ये आप समझ कर चलना। ये नहीं कि भैया लगातार 50 दिन तक बाजार ही गिरा जा रहा है। जो स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं उसका लुफ्त उठाया जाता है, मतलब फ़ायदा उठाया जाता है, वो उसकी रूपरेखा तब तैयार हो जाती है जब वो न्यूज़ निकल कर आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग क्या, एक बंदे ने कहा था कि हिंदी हमें भी आती है, तो भैया आती है तो फिर आप पढ़ लो, पर वो स्थितियाँ जो 2 दिन पहले मेरी न्यूज़ में थी वो कहाँ से आप समझोगे, है ना। तो वो स्थिति आपको समझ के चलनी पड़ेगी। अब बात करेंगे जेपी पावर की। जेपी पावर के अंदर तेजी, जेपी और सेठ जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है उसे डालमिया भारत या अडानी ग्रुप की तेजी के साथ देखा जा रहा है। और कुछ ऐसी न्यूज़ भी निकल कर आ रही है कि जहां पर जेपी पावर की इसकी स्थितियों के साथ मिलाप हो रहा है। वहां भी मैंने आपको टोका था कि मैंने जेपी पावर की स्थितियाँ अलग हैं और जेपी सेठ की अलग है, पर जो कल न्यूज़ निकल कर आई है वो बड़ी समझने वाली न्यूज़ है, क्योंकि जेपी पावर का जो पुनर्गठन, ऋण का दोबारा से पुनर्गठन किया गया था, जो ऋणदाता हैं, जो बैंक हैं, वो अपनी 3800 करोड़ की हिस्सेदारी बेचने वाली न्यूज़ आ रही है। ये न्यूज़ पक्की नहीं है, इसका फैसला भी बाद में होगा, पर ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ को अगर आप समझें तो देखने को हमें मिल रहा है ऋणदाता जेपी पावर के 3800 करोड़ रुपए के निवेश से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। यानी कि अगर बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो यानी कि वो अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे। जेपी पावर के ऋणदाता इस सूचीबद्ध बिजली कंपनी में अपना 3800 करोड़ रुपए का निवेश बेचने पर विचार कर रहे हैं। इस चर्चा से वाकिफ सूत्रों ने ईटी को बताया, ऋण पुनर्गठन के दौरान दिए गए अग्रिम धन के बदले ऋणदाताओं को ये इक्विटी प्राप्त हुई थी। यानी कि अगर जो पुनर्गठन किया गया था, ऋण लिया गया था, तो उसके बदले इनको शेयर दिए गए थे। अब उन शेयरों को करीब ये बेचना चाह रहे हैं जो 3800 करोड़ रुपए करीब के हैं। तो ये गंभीर न्यूज़ हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो जेपी एसोसिएट तो पहले ही बिक रहा है, दूसरा अगर इस तरीके से ऋणदाता अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे तो अब इसके खरीदार वाले आ जाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बिजली की। तो ये मामला अलग तरीके का है। अगर ये न्यूज़ सही है तो फिर कोई जेपी पावर को क्यों नहीं खरीदेगा जिसके पास बड़ा पैसा है। जब वो जेपी स्टेट कंपनी खरीद रहे हैं तो वो किससे खरीदेगा? जो उसके ऋणदाता हैं, जो बैंक हैं, वो 3800 करोड़ की हिस्सेदारी बेचेंगे और वो बेचते ही हिस्सेदारी फिर प्रमोटरों की अलग तरीके से बन जाएगी। फिर ये आप समझ कर चलना। और प्रमोटर इसके अंदर जेपी स्टेट भी है, 24% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं, तो वो आप समझ कर चल सकते हैं। दूसरी स्थिति को अगर मैं आपको बताऊं,
ये निवेश अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान्य शेयरों के रूप में है जो 2019 में कंपनी के ऋण पुनर्गठन के समय आवंटित किए गए थे। सीसीपीएस कंपनी के चुकाने योग्य ऋण को कम करने की एवज में जारी किए गए थे। ऋणदाताओं की योजना से अवगत लोगों ने बताया कि पिछले सप्ताह जेपी पावर की ऋणदाताओं की समिति की बैठक में इस योजना पर चर्चा की गई थी। सीसीपीएस के खरीदार के पास जेपी पावर में सीसीपीएस के शेयरों में रूपांतरण के बाद 25% की बड़ी हिस्सेदारी होगी। इस लेन देन से सेबी के मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए एक खुला प्रस्ताव भी शुरू होगा। प्रभावी रूप से खरीदार कंपनी में 51% तक का मालिक हो सकता है, यानी कि अगर किसी ने खरीद लिया तो वो सबसे बड़ा प्रमोटर बन जाएगा। आईसीआई बैंक ऋणदाता ग्रुप का नेतृत्व करता है, यानी कि ये एक कंसोर्टियम के माध्यम से ऋण की स्थितियां हुई थी। सूत्रों के अनुसार ऋणदाताओं ने 10 से 12 बड़ी बिजली उत्पादन कंपनियों से संपर्क करके इन उपकरणों को खरीदने में उनकी रुचि का आंकलन करने का फैसला किया है। ये सिर्फ सूत्र बता रहे हैं भैया, पर ये जो न्यूज़ है ना, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से न्यूज़ लग रही है कि यहाँ से ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं कि ये हमारा जो माइंड है ना, इस ओर खींच के जा रहा है कि अगर ये हिस्सेदारी बिक गई तो बड़े प्रमोटर कौन बनेगा, वो कोई बड़ी बिजली वाली कंपनी बन सकती है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ से उत्सुकता वाली चीज़ें आ रही है, लालच वाली चीज़ें आ रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो अगर बोलीदाता रुचि नहीं दिखाते तो इस योजना को झटका लग सकता है। तो साथ साथ चीज़ों को अलग तरीके से भी बताया गया है। आईसीआई बैंक ने ईटी के सवालों का जवाब नहीं दिया, यानी कि इकोनॉमिक टाइम की जो न्यूज़ है उसका जवाब आईसीआई बैंक ने नहीं दिया है। जब तक कि जो बेच रहा है उसने ही जवाब नहीं दिया है तो ये सिर्फ एक न्यूज़ के बात ही हो सकती है, पर ये आगे हो सकता है कि नहीं हो या हो, वो आगे की स्थितियाँ होती हैं। जेपी पावर में जेपी शेड की हिस्सेदारी केवल 24% है। अगर सीसीपीएस का स्वामित्व बदल जाता है तो कंपनी का नियंत्रण नए शेयरधारकों के पास चला जाएगा और जेपी एसोसिएट एक निष्ठक बनकर रह जाएगा। देखो सीधा सीधा क्या चीज़ें दी गई इसमें। जेपी एसोसिएट की जो हिस्सेदारी जेपी पावर में है 24% की है और 24% प्रमोटर है। चीज़ों को समझना, अगर ये ऋणदाता वाली स्थिति किसी और के पास जाती है तो बड़ा हिस्सेदारी 51% लेकर बैठ जाएगा और वो बड़ा हिस्सेदारी हो जाएगा तो फिर 24% की हिस्सेदारी कोई मान्य नहीं होगा। तो सीधे सीधे क्या आइए, उत्सुकता वाली चीज़ें लग रही है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी समझना पड़ेगा। तो स्थिति को अगर हम देखें तो कंपनी का नियंत्रण नए शेयरधारकों के पास चला जाएगा और जेपी निष्क्रिय निवेशक बनकर रह जाएगा। ऋणदाताओं की कंपनी में हिस्सेदारी रखने या परिचालन में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये आप समझकर चलना। जेपी पावर के पास 2.2 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले तापीय और जल विद्युत संयंत्र कार्य करते हैं। देखो सर, मैंने आपको इस न्यूज़ को अलग तरीके से समझाया है, कुछ इस न्यूज़ को आपको बड़ी ही लालच के तरीके से समझाएंगे। हम वो चीज़ को देखते हैं कि आगे जाकर उस न्यूज़ में कहीं हम फंसने तो नहीं वाले हैं। अमेरिका से आई बड़ी न्यूज़ जो मैंने आपको बीते दिनों दो दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसका निष्कर्ष आज निकल गया है। ये वाली न्यूज़ का निष्कर्ष भी आपको समझना है कि ये एक उत्सुकता वाली न्यूज़ है, पर इसका होना ना होना वो आगे की स्थितियों के साथ है। तो हमें उस स्थितियों के साथ बाजार को देखना चाहिए। अगर हम इसका फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 14,406 करोड़ का है। करंट प्राइस 21 रुपये करीब का चल रहा है। हाई अगर हम देखें तो 27 रुपये का है, लो अगर हम देखें तो 12 रुपये करीब का है। और प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी का करीब 73% का होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है। जून 2024 में कंपनी की सेल 1,755 करोड़ की हुई और प्रॉफिट कंपनी ने 349 करोड़ का कर दिया। 2025 में कंपनी ने साल दर साल सेल को अपनी कम करा, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर अगर हम सेल को देखें तो कंपनी की सेल बड़ी है जो 1,583 करोड़ की है। और देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी ने 278 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। कंपनी की एक अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट करती जा रही है और कंपनी के पास रिजर्व अगर हम देखें मार्च 2025 तक 5,428 करोड़ का है। उधार कंपनी अगर हम देखें तो 3,778 करोड़ का है, जो कम हो रहा है। कैश फ्लो भी कंपनी का सही देखने को मिल रहा है। और प्रमोटर अगर हम कंपनी में देखें तो 24% है। एफआईज कंपनी के अंदर 6.30% है और डीआईज कंपनी के अंदर 17.27% है और पब्लिक कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो 52.43% है। और अगर इसके अंदर हम डीआईज की स्थिति देखें तो आईसीआई बैंक के पास 9.97% करीब 10% की हिस्सेदारी और बाकी हिस्सेदारी आप चीज़ों के अनुसार समझ सकते हो। तो मेरा मकसद आपको न्यूज़ को अलग तरीके से समझाने का है, लालच बस समझाने का बिल्कुल भी नहीं है। कोई सी भी न्यूज़ है उसको समझने के तरीके हमें आने चाहिए।
तो ये जो न्यूज़ है किसी सूत्रों के अनुसार है। आईसीआई बैंक ने ईटी का कुछ जवाब नहीं दिया कि ये सही है या गलत है, तो यहाँ पर आपको बड़े संभल कर चलना पड़ेगा। न्यूज़ को पढ़कर ये प्रस्तुत मतलब ये देखने को मिल रहा है कि हाँ ये इस तरीके की न्यूज़ लग रही है कि हाँ जेपीआर के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है, लग रही है देखने को ये ना। फिर भी आपको अपनी स्थिति को समझकर चलना पड़ेगा। तो भैया किसी को भी खरीदने बेचने की स्थितियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो, कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।